गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 4 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 4 नवंबर सन 1822 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मैरी टोड के साथ शादी की थी। सन 1936 में प्रख्यात गणितज्ञ शकुंतला देवी जी का जन्म हुआ था। इनके ऊपर इनकी बायोग्राफी पे एक अभी रिसेंट में मूवी भी आई है शकुंतला देवी के नाम से। आप इसको देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। साथ ही साथ में इनकी विलक्षणी क्षमता के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिसर्च करिए। कुछ यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं शकुंतला देवी के उस टाइम के रियल वाले कैलकुलेशन के, तो आप उनको देखिए। वाकई में आपको ये चीज़ का अनुभव होगा कि वाकई में ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी गणित के मामले में। कैलकुलेशन उनके दिमाग में बहुत तेजी से हुआ करते थे, इसीलिए उस समय पर उनको शकुंतला देवी जी को ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से बोला जाता था। चलिए आगे बात करेंगे। सन 1970 में प्रसिद्ध कथक नृतक पंडित शंभू महाराज जी का निधन हुआ था। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध कथक नृतक थे, पंडित शंभू महाराज जी। सन 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी। सन 2008 में बराक ओबामा राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। तो यहाँ पर एक जानकारी वाली चीज़ ये है कि अमेरिका में सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे बराक ओबामा जी। इसके पहले अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के बराक ओबामा के पहले, वे सारे श्वेत थे। और 2008 में पहली बार अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था बराक ओबामा जी को। तो दोस्तों ये तो हमने देख ली है आज की डेट में 4 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। अब वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। ऑप्शन है आपके पास पंजाब सरकार, बिहार, राजस्थान या फिर कर्नाटक। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री पर एवं आतिशबाजी पर पूर्णतया रोक लगा दी है। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, बिहार, राजस्थान या फिर कर्नाटक। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में जो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है वो लगातार टाइम पे मिलते रहेंगे। हमारी क्लास क्योंकि रेगुलर होती है, रोज़ सुबह 5 से लेकर 6 के बीच में हमारा जो वीडियो है वो रेगुलर अपडेट होता है, तो आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। चलिए इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने दिवाली पर पटाखों, फायर क्रैकर्स इंग्लिश में बोला जाएगा इसको, की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने एवं कोविड-19 की परेशानी के मद्देनजर दीपावली पर पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना समीक्षा के बैठक के दौरान पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है। यहाँ पर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर निर्णय लिया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी समय थोड़ा सा खराब चल रहा है। हमको जो एयर चाहिए एकदम सही एयर चाहिए, प्यूरिफाइड एयर चाहिए, परंतु दीपावली के समय पे पटाखों को फोड़ने की वजह से और आतिशबाजी की वजह से जो हमारा जो वायु जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो प्रदूषित हो जाता है। और इस वजह से हमको जो प्रदूषित वायु है वो हमको इनहेल करनी पड़ेगी, हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, श्वसन में हमको वही हवा जो है जाने वाली है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है सबसे पहले अटैक करता है किस पर, फेफड़ों पर ही करता है। इसीलिए इसको देखते हुए यहाँ पर राजस्थान सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है कि पूरी तरह से पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। परंतु इससे कुछ नुकसान भी हैं कि ये जो पटाखों की बिक्री की बात की गई है यहाँ पे अभी बहुत लेट कर दी है, क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं और जो छोटे व्यापारी भी हैं उन्होंने पटाखे तो ऑलरेडी ले लिए हैं, जहाँ से भी लिए हुए हैं, और जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर भी पटाखे बन चुके हैं और छोटे व्यापारी उन्होंने ले चुके हैं। अब उनका नुकसान होगा, क्योंकि भाई पटाखे तो बन चुके हैं, उन्होंने ले भी लिए हैं बेचने के लिए, अब बेच सकते नहीं है, आतिशबाजी कर सकते नहीं है।
तो नुकसान है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन दोनों चीज बात करते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये कि प्रदूषण की वजह से अगर इसको देखा जाए तो ये सही किया गया है, परंतु अगर बात करी जाती है जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति की बात करी जाती है तो यहाँ पर उनके साथ नुकसान हो रहा है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीजीसीआईएल जिसको बोला जाता है ने किस अपने निदेशक परियोजना को नियुक्त किया है, किसे अपना परियोजना का निदेशक नियुक्त किया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीजीसीआईएल ने अपना किससे अपना नया निदेशक परियोजना का नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास अभय चौधरी, राहुल त्यागी, विनोद सचदेवा या फिर मोहन अग्रवाल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निदेशक परियोजना का निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा जो वीडियो है वो लगातार रोज सुबह 5 से लेकर 6 के बीच में अपलोड होता है और साथ ही साथ में सैटरडे संडे को हमारी स्पेशल क्लास होती है जो कि रिवीजन क्लास होती है, जिसमें हम पूरे हफ्ते भर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्विज हमने पढ़े हैं उन सबको हम रिवाइज करा करते हैं। तो अगर आप मिस कर जाते हैं वीडियो तो प्लीज सैटरडे या संडे का जो वीडियो है उसको आप जरूर देखें। चलिए आगे बात करेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। अभय चौधरी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीजीसीआईएल जिसको बोला जाएगा और शॉर्ट फॉर्म में पावर ग्रिड भी बोलते हैं कि निदेशक परियोजना के जो निदेशक रहेंगे उसका कार्यभार संभाला है। वे इससे पहले कार्यपालिका के निदेशक वाणिज्यिक एवं नियामक प्रकोष्ठ में थे और सीएमडी समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वे एनआईटी दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। उन्होंने एमआईटी गाजियाबाद से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। विद्युत क्षेत्र में उन्होंने अपने 35 साल से अधिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने ईएचवी सब स्टेशनों एवं ट्रांसमिशन लाइनों में विभिन्न क्षमताओं में ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस कार्यपालक के साथ ही कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के रूप में भी काम किया है। तो यहाँ पर अभय चौधरी जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और बहुत अच्छी जगह पे काम किया है। ये जो एनआईटी दुर्गापुर से पास आउट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ में एमआईटी गाजियाबाद से उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है और 35 साल से अधिक का जो कार्यकाल जो है 35 साल से अधिक समय जो है उन्होंने विद्युत के क्षेत्र में दिया है। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला गेंदबाज बन गया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए। किस गेंदबाज ने हाल ही में 1000 से ज्यादा छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है टी20 में? ऑप्शन है आपका क्रिस गेल, शिखर धवन, केएल राहुल या फिर विराट कोहली। चलिए इसका आंसर दीजिए आप मुझे कमेंट में क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है क्रिस गेल। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। वेस्टइंडीज की कीरोन पोलार्ड जो कि 690 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वही न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रेडन मैकुलम 485 छक्कों के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन 466 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल, दूसरे नंबर पे हैं पोलार्ड और तीसरे नंबर पे हैं ब्रेंडन मैकुलम 485 छक्कों के साथ और चौथे नंबर पे हैं शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के 466 छक्कों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है आपका 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अगस्त या फिर 31 अक्टूबर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 2014 से लगातार 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय इतिहास में पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही
मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। सरदार पटेल भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस उनकी जयंती 31 अक्टूबर को हर साल मनाई जाती है। और साथ ही साथ इस वर्ष 2020 में 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से यहाँ पे उद्घाटन किए, बहुत वहाँ पर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पर जाके उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। और साथ ही साथ में वहाँ पर कुछ पार्क्स हैं, पोषण पार्क हो गया और कुछ वहाँ पे और जो बनाए गए हैं उन सब का यहाँ पे उद्घाटन भी किया। और 31 अक्टूबर को यहाँ पे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए आगे बात करेंगे। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? चलिए ऑप्शन है आपके पास 50%, 40%, 27% या फिर 35%। चलिए बताइए, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर है 27%। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। आपको ये बता दें कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती है। यह आरक्षण नीति शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगी। सरकार के प्रत्येक सूची में 15% सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं। 7.5% जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए होती हैं। और साथ ही साथ में 27% सीटें जो है वो गैर क्रीमी ओबीसी के लिए भी निर्धारित करने की यहाँ पे बात करी गई है कि नेक्स्ट ईयर से मतलब 2021-22 सेशन से 27% आरक्षण देने की बात करी गई है सैनिक स्कूलों में ओबीसी के बच्चों के लिए। चलिए आगे बात करेंगे। भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स मार्शल आर्ट एमएमए चैंपियनशिप का खिताब जीता है? चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपका रितु फोगाट, सोनिका कालीरमन, नेहा राठी, ललिता सहरावत। चलिए बताइए, भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए इसका आंसर है रितु फोगाट। भारत की महिला पहलवान रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय खिलाड़ी ने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया की नाउ स्रे पोव को दूसरे दौर में ही हरा दिया था। रितु फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने कुश्ती के कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10वीं कक्षा करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था। तो यहाँ पर रितु फोगाट फेमस वही फोगाट सिस्टर्स की बहन है, बबीता फोगाट और हमारी रितु फोगाट। और जो फोगाट बहनें हैं उन सभी की यहाँ पर आपने देखी होगी दंगल मूवी, तो उसमें जो बहनें थी 4 बहनें थी यहाँ पे, तो 2 बहनें तो हमारी ऑलरेडी भारत को प्रतिनिधित्व कर ही रही हैं पहलवानी में। इसी के बाद जो तीसरी बहन है रितु फोगाट, यह भी लगातार 3 साल तक तीसरी बार मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में यहाँ पर इन्होंने जीती है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है? चलिए आपको बताना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है? ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान। 30,000 टन जो है हम किस देश से आलू आयात कर रहे हैं आपको बताना है। चलिए इसका आंसर है भूटान। हम भूटान से 30,000 टन आलू आयात कर रहे हैं सॉरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सरकार भूटान से 30,000 टन आलू आयात कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए किया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 7,000 टन प्याज पहले ही आयात किया जा चुका है। इसके अलावा दिवाली से पहले 25,000 टन और प्याज आने की उम्मीद भी यहाँ पे बताई जा रही है।
हम 30,000 टन आलू तो आयात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में 7,000 टन प्याज हम पहले ही आयात कर चुके हैं और दिवाली के पहले लगभग 25,000 टन प्याज जो है वो भी हम आयात करने की यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे, किस आईआईटी संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक एसडीएस का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। आपको बताना है किस आईआईटी संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक, जिसको एसडीएस बोला जाता है, को पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया। ऑप्शन है आपका आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी दिल्ली। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। आपको ये चीज बता दूं कि इसके पहले भी आईआईटी मद्रास ने भारत में निर्मित एक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया जिसका नाम मौसिकी है। और इसके बाद अब आपको बताना है कि पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक जो है, जिसको एसडीएस बोला जाता है, इसको पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। ये किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया, आपको ये बताना है। चलिए इसका आंसर है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक एसडीएस का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया। संस्थान का दावा है कि इस दिशा में दुनिया की पहली ये खोज होगी। आईआईटी रुड़की की 5 सदस्यीय टीम ने सामान्य डिटर्जेंट पर्यावरण प्रदूषक सोडियम डेटसिल सल्फेट, सोडियम लॉरिक सल्फेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बायोसेंसर विकसित किया। इनका प्रयोग प्रमुख रूप से साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, शैम्पू, डिटर्जेंट आदि कृषि कार्यों और उद्योग में किया जाएगा, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट हैं, साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, शैम्पू, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, इसमें कितना पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने के लिए डिटर्जेंट का यूज किया गया है। इन सभी के बारे में पता लगाने के लिए एक रेटिंग की जाएगी। उसके आधार पर हम जो ये प्रोडक्ट बनाने हैं, उस आधार पर हम प्रोडक्ट बनाएंगे कि हमको इससे कम, जो एक लेवल बना दिया गया है कि हम इससे कम जो एसडीएस है इसका हम यूज करेंगे और इससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके लिए एक सेंसर बनाया गया है जिसके थ्रू हम आसानी से, बड़ी आसानी से प्रोडक्ट के बारे में पता कर सकते हैं कि इसमें कितना एसडीएस लेवल मिला हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, कंबोडिया, रूस या फिर जापान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। चलिए इसका आंसर है कंबोडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह समझौता हस्ताक्षर होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और इससे भारत और कंबोडिया के द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको पूरा आर्टिकल्स इसके बारे में बताया था कि भारत और कंबोडिया के बीच में जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के सहयोग को देखते हुए जो समझौता हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, उसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको दी थी। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको वीडियो, उसमें आपको पूरी तरह से आप डिटेल देख सकते हैं कि क्या क्या समझौते यहाँ पे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नगर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 31 अक्टूबर, 10 मार्च, 12 मई या फिर 15 जनवरी। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। विश्व नगर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक रूप से न्यू अर्बन एजेंडा को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित को बढ़ावा देना है। यह अवसरों को पूरा करने और शहरों में शहरीकरण और चुनौतियों का सामना करने में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को भी सुनिश्चित करता है। दुनिया की लगभग आधी आबादी जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहती। इसको देखते हुए विश्व नगर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को साथ ही साथ में राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया करंट अफेयर्स की क्विज हमने देख ली। अब कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं।
भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली पहल की शुरुआत की। भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली पहल शुरू की है, जो सभी क्षेत्रों में ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। यह पहल सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्व रेलवे में एक पायलट परियोजना के तहत तौर पर शुरू की गई थी। महिला यात्रियों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद इसे 17 अक्टूबर 2020 से सभी क्षेत्रों और कोंकण रेलवे के लिए बढ़ा दिया गया है। यह मेरी सहेली पहल जो है, रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल शुरू किया है। रेल यात्रा के दौरान आरपीएफ का स्टाफ आपातकालीन स्थिति में महिला यात्रियों को हेल्पलाइन नंबर 182 और सुरक्षा नियंत्रण के उपयोग के बारे में सलाह देता है। ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा समस्याओं से निपटने हेतु मेरी सहेली पहल कब और कैसे काम करेगी, ये भी देख लेते हैं। यह कार्यनीतिक रूप में युवा महिला आरपीएफ कर्मियों की एक टीम महिला यात्रियों, विशेषकर उन लोगों के साथ बातचीत करेगी जो संबंध स्टेशन पर अकेले यात्रा कर रहे हैं। महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में बताया जाएगा। ट्रेन के कोच में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने या देखने के मामले पर उन्हें 182 पर कॉल करने के लिए भी कहा जाएगा। आरपीएफ की टीम केवल महिलाओं की सीट संख्या एकत्र करेगी और उन्हें रास्ते में आने वाले ऐसे स्टेशनों के बारे में जानकारी देगी जहां संबंध ट्रेन रुकेगी। रास्ते में आने वाले सभी प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान संबंधित कोचों और बर्थ पर नजर रखेंगे। अगर जरूरत हुई तो महिला यात्रियों से बातचीत भी करेंगे। आरपीएफ एस्कॉर्ट ऑनबोर्ड अपनी ड्यूटी अवधि के दौरान सभी पहचाने गए बर्थ कोचों को भी कवर करेगी। आरपीएफ की टीमें पहचान की गई महिला यात्रियों से गंतव्य पर प्रतिक्रिया एकत्र करेंगी और उस प्रतिक्रिया को देखते हुए विश्लेषण किया जाएगा और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई जरूरत हो तो हमको इसमें क्या सुधार करना है, क्या ऐड करना है अपनी सुविधाओं में, इन सभी को लेकर एक फीडबैक लिया जाएगा उन सभी महिलाओं से जो ट्रेन में सफर कर रही हैं। तो यहाँ पर रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल की गई है। जो ट्रेनों में सफर करने वाली हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो अगर गंतव्य पर जा रही हैं अपने और अकेली हैं तो उनसे बातचीत करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए महिला आरपीएफ की जो टीम रहेगी वो रहेगी और उनको किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होने पर 182 पे कॉल करने के लिए समझाइश भी देगी और साथ ही साथ में उनको सारी चीज़ों के बारे में बताएगी कि भाई ये ट्रेन जो है कहाँ कहाँ रुकेगी और कहाँ पे आपको संपर्क करना है अगर कोई परेशानी आती है। और साथ ही साथ में आरपीएफ के जो जवान रहेंगे वो इन सीटों पर, उन बर्थ पर नजर भी रखेंगे कि किसी प्रकार का कोई परेशानी ना होने पाए। चलिए आगे बात करेंगे। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के बीच पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन दिया था। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में पटाखों को लेकर चल रहे संशय अब खत्म हो गया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 की परेशानी के मद्देनजर दीपावली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। कोरोना प्रसार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड-19 रोगियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी हृदय और श्वास संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को दिवाली के दौरान आतिशबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसेंस पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शादियों और अन्य समारोह में आतिशबाजी भी बंद की जानी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे सुझाव दिया है कि आम आदमी, अभी तो चलिए ठीक है कोरोना काल चल रहा है ठीक है, परंतु आम समय पे भी आम आदमी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमको कम से कम प्रदूषण करना है, कम से कम आतिशबाजी करें और हो सके तो ना करें शादी और अन्य समारोह में। चलिए आगे बात करेंगे। केंद्र सरकार ने प्याज के बीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। यहाँ पर प्याज का जो निर्यात किया जा रहा था उसको पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई केंद्र सरकार ने। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्याज के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बता दें कि देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। उल्लेखनीय है कि प्याज के निर्यात पर भारत सरकार पहले से ही प्रतिबंध लगा चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहा कि प्याज की बढ़ती मांग से ग्राहकों को निजात दिलाने के लिए सरकार 1 लाख टन का बफर स्टॉक जारी करने के साथ साथ अन्य कदम भी उठा रही है। तोमर ने कहा कि प्याज की दाम बढ़ने का मामला सरकार के संज्ञान में है। हमने समय से पहले ही देश में प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। प्याज के बीज के निर्यात पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया, ये भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्याज के निर्यात को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इससे पहले प्याज के बीजों का निर्यात नियंत्रित वस्तु की श्रेणी में शामिल था। वस्तुतः मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ता की सस्ते दाम पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इससे किया है, जिससे बीजों के निर्यात पर रोक लगेगी और हमारे देश में प्याज की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि प्याज एक ऐसी समस्या है, आपको याद होनी चाहिए, प्याज एक ऐसी समस्या है कि जिसकी वजह से सरकारें भी गिर जाती हैं। तो यहाँ पर सरकार को यहाँ पे थोड़ा सा अंदेशा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरकार के पर थोड़ा सा परेशानी बन जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी और प्याज की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आगे कदम बढ़ा रही है। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।